सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम सितंबर 2015 के सीडीपी पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में हम सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे अच्छे से और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक यहाँ पर देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी के हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शैशव काल की अवधि होती है। तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है बच्चे की वह कब से कब तक होती है। यहाँ पर शैशवावस्था नहीं पूछा है, याद रखिएगा, शैशव काल पूछा है और इसकी जो अवधि दोस्तों होती है वो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख रहे हो बर्थ टू 2 ईयर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि पियाजे ने दी है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। तो पहला उन्होंने कहा है संवेदी गामक अवस्था, या जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, या इसको हम हिंदी में इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर इसके बाद 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास डैश से लेकर के डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले बच्चा धीरे धीरे जब वह जन्म लेता है, धीरे धीरे वह भाषा को सीखता है, धीरे धीरे वह चलना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो सामान्य क्रियाएं सीखता है। फिर धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ती है, तो वो और विशिष्ट कामों को भी करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो आपको पता है कि बच्चा अगर कोई काम खुद से कर रहा है, लेकिन अगर उसको अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से या अपने घर के बुजुर्गों से अगर थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है उस काम को करने में, तो उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग या सहयोग देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। तो दोस्तों, जो हमारी वर्तमान अवधारणा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में, जो हमारे पास हमारे मानसिक पटल पर जो चीजें छपी हुई हैं, उनमें जब हम परिवर्तन करते हैं तो हम अपने अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, उस स्कीमा में परिवर्तन करते हैं और इसे ही हम कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन या एकोमोडेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारी वर्तमान जानकारी है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में, उसमें जब हम कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, तो उसे हम एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश rather than dash। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था होती है, इसमें भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, क्योंकि बालक सामाजिक नियमों से अभिप्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। अतः बालक बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। यानी कि बच्चा खुद की बनी बनाई बातों पर, या फिर ये कहें कि उसे जो वह कहता है उसको वही सही लगती है, तो बच्चा क्या होता है, सोशलाइज्ड की जगह क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, बाल प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम,
या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, आप सभी को पता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय या फिर भाषाई। तो राघव के अंदर किस तरीके की यहाँ पर उसके अंदर किस तरीके का टैलेंट है यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसकी बुद्धि किस प्रकार की है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो राघव की बुद्धि है वो क्या है, संगीतमय है, म्यूजिकल है, क्योंकि वह कीबोर्ड पर खुद की ध्वनि क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है म्यूजिकल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग या जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण वाला। तो दोस्तों इस तरीके से अगर शिक्षक ये सोच रहा है कि लड़के जो है वो लड़कियों से ज्यादा बेटर हैं मैथ्स में, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, लिंग पक्षपाती है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अच्छा कह रहे हैं गणित में। ऐसा क्या दर्शा रहा है कि उन्होंने इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जो चली चलाई आ रही है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, लिंग पक्षपात कर रहे हैं, तो जेंडर बायस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से आता है, सभी लोगों को बराबर एक ही कक्षा में बैठा करके सारे बच्चों को शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी प्रकार से चाहे वो देखने में अक्षम हो या जिससे हम दिव्यांग बालक कहते हैं, किसी प्रकार से कोई भी कमी हो, हर तरीके के बच्चों को हम एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा देते हैं। यही होती है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। तो यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। तो जो व्यवस्था है उसको हमें बच्चों के अनुरूप यहाँ पर बदलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर व्यवस्था भरा जाएगा और यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, बच्चे। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी कि सिस्टम को चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेंज करना है, बच्चे के अनुसार हमें चलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। चिल्ड्रन हैव टू पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। फ्रॉम दिस perspective, the role of a teacher is that of a तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक की। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या है पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने की और अर्थ को समझने की, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज को क्रिएट भी कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो नॉलेज को क्रिएट भी कर लेते हैं और उसके अर्थ को भी वो समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होती है आखिर में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की जो क्षमता होती है, क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है फैसिलिटेटर, ये सही हो जाएगा। जो शिक्षक होते हैं वो सुगमकर्ता, बच्चों के काम को और क्या करते हैं, वो आसान बना देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी विशेषता यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन की नहीं है? तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं या अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये तो होती है विशेषता बच्चों की, और उच्च आत्म क्षमता भी होती है, हाई सेल्फ इफिशियंसी भी होती है, और उनकी जो सोचने की क्षमता होती, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं भी, वो अपने दिमाग में ही बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस के हल वो दिमाग में ही कर लेते हैं, उनको कॉपी पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं,
बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि ये तो ऐसे बच्चों की विशेषता होती है जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड या पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, व्यक्तिगत मूल्य इंडिविजुअल वैल्यूज, या पारिवारिक अपेक्षाएं या फैमिली एक्सपेक्टेशंस। पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, पूर्व परंपरागत स्तर होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति इसमें निर्णय लेता है तो निर्णय लेते समय एक व्यक्ति इनमें से किसके बारे में अधिक सोचता है, यहाँ पर यही पूछा है। तो दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है उसमें बालकों में जो उनका नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है वो क्या होता है, वो दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। यह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। अतः इस स्तर पर जो नैतिक निर्णय लेता है बच्चा, नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि जो भी निर्णय वो लेता है इस अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में, उसको इस बात का वो ख्याल रखता है कि कहीं उसे दंड ना मिल जाए। तो वो अंतर्निहित संभावित दंड यानी कि पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट पर निर्भर होता है कि उसे दूसरों के अनुसार, हाँ सच बोलना है, बड़ों ने कहा जो भी चीजें हैं वो दूसरों के अनुसार ही वह निर्णय लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बड़ों की बात नहीं मानी या इस तरीके की चीजें तो उसे दंड मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि या एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, यानी कि जो शिक्षिका है कक्षा में या शिक्षक हैं वो देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से सीख पाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अगर कक्षा में 30 बच्चे हैं तो मानक के अनुसार अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को आप देखोगे वो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम हर विषय में एक्यूरेट उतने ही अच्छे नहीं होंगे। कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई मैथ्स में, कोई साइंस में, कोई आर्ट में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से सारे बच्चों को ध्यान में रख करके उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में, तो यहाँ पर यही पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षिका है उनको चाहिए कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को वो उपलब्ध कराएं। तो प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि जो लर्निंग है, लर्निंग की बहुत सारी सिचुएशंस वो प्रोवाइड कराएं बच्चों को, जिससे सारे बच्चे अच्छे से सीख पाए उनकी कक्षा में। तो विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को शिक्षक को या शिक्षिका को उपलब्ध कराना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, ये गलत है, क्योंकि जो सारे के सारे विकास है वो इकट्ठे एक साथ नहीं होते हैं। तो विकास तथा अधिगम की जो गति होती है वो सदैव एक समान नहीं होती है। इसकी गति में तीव्रता तथा मंदता तथा उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो विकास की दर होती है और अधिगम होता है वो इक्वल एकदम समान एकदम नहीं होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जरूरी नहीं जैसे बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो गया तो जरूरी नहीं उसका सामाजिक विकास उसका बहुत अच्छा हो, या उसका सांस्कृतिक विकास बहुत अच्छा हो गया हो, या उसने सारे के सारे विषयों में अधिगम अच्छे से कर लिया हो। तो कुछ ना कुछ आगे पीछे चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये जो है ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट करने का सही तरीका क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, इसमें से कौन सा है? तो आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए,
आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। यानी कि ये जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है, ये शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित एक प्रक्रिया होती है जो लगातार क्या होती है, चलती रहती है। इसमें हमें अलग से इस तरीके से नहीं होगा कि साल भर बच्चे ने क्या सीखा उसके बाद हम उसका असेसमेंट करें, या साल में केवल 2 बार करें। तो जो आकलन होता है, आकलन का जो प्रयोजन होता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और सामग्री का क्या करना, सुधार करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा कि लगातार बच्चे क्या सीख रहे हैं, इसका हम धीरे धीरे जिस तरीके से हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कक्षा में लगातार, चाहे हम हफ्ते में करें या दूसरे तीसरे दिन करें, तो बच्चों का हम ये जान जाते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, कितना वो सीख रहे हैं। तो आकलन लगातार चलता रहता है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही अंतर्निहित होता है। अलग से इसके लिए हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है वो किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है किसी एक समस्या के बारे में बच्चे ढेर सारे सोल्यूशन उसके लेकर के आते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, किसी समस्या के एक ही सोल्यूशन को हम लेकर के आ रहे हैं या हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन जो होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसी को क्या कहते हैं हम, यही होता है सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है ये, क्योंकि कल्पना क्षमता उनकी तेज होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विथ? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, तो ये भी उन्होंने नहीं कहा था। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा तो किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अपने समवयस्कों यानी कि अपने आसपास अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने स्कूल के फ्रेंड से, अपने खेल के मैदान वाले फ्रेंड से, अपने आसपास के घरों के मित्रों से भी सीखते हैं, अपने से बड़ों से भी सीखते हैं, चाहे वो उनके खुद के रिलेटिव हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, चाहे बड़े हो, सभी से वो सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ये सही हो जाएगा और यही क्या है, वाइगोत्स्की की थियरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही होता है। इसके बाद है दूसरा, चिंतन में बच्चों की भांति ही होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। फिर है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। फिर है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे निष्क्रिय होते हैं, बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। वे क्या करते हैं, तर्क के माध्यम से वो अपने बड़ों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और वो जिन प्रश्नों का आंसर उनको नहीं मिलता वो उसको ढूंढने भी लगते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने भी लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अतः तर्कों के माध्यम से अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में वो जानने की कोशिश भी करते हैं और उसके लिए वो अनुक्रियाएं भी करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्यूरियस बीइंग्स होते हैं हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की गलतियों के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट? तो यहाँ पर बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही है? असावधानी के कारण बच्चे गलती करते हैं, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बच्चे का तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देते हो,
बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। बच्चों की त्रुटियां जो होती है, बच्चे जो एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, वो पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, वो सीखने की प्रक्रिया का क्या होता है, एक अंग होता है, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया का एक अंग ही होती है। बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गलतियां करते हैं, तो वो फिर उन्हीं परिस्थितियों से सीख लेते हैं कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। इसके लिए टीचर क्या करें कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में, वो सारे बच्चे फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड, यानी कि वो अपने आप को स्वीकृत भी समझे और उन्हें ये भी लगे कि हाँ मेरी भी वैल्यू है इस कक्षा में। तो शिक्षक को ऐसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रयास करना पड़ेगा, कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। तो कड़े नियम जहां पर भी आएगा ये शब्द, उसको तो हम पहले ही गलत काट देंगे। अगर हम स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे, बच्चों को पनिश करेंगे, बच्चों को दंड देंगे, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे और इस तरीके से तो वो बहुत डरे हुए रहेंगे। तो उनकी वैल्यू कहाँ हुई इसमें, ना तो उनको एक्सेप्ट किया गया, ना तो उनकी वैल्यू हुई। फिर हम वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर। तो यहाँ पर अगर 30 के 30 बच्चे हैं क्लास में, तो सभी का हमें सम्मान करना है, सभी बच्चों को फील एक्सेप्टेड कराना है, सभी को वैल्यूएबल दिखाना है। तो ये तो गलत हो गया कि अगर हम जो भी बच्चे हैं सभी को समान रूप से समझना, तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का हम तिरस्कार कैसे कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी एक तरीके से खाली उन बच्चों को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ कुछ ही बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है, सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। टू गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट्स एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। यानी कि यहाँ पर देखिए सभी बच्चों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बच्चा किस तरीके का उसका बैकग्राउंड है, उसके माता पिता क्या करते हैं, ये सब चीजें पता लगाना और उनको उसी रूप में क्या करना, प्रोत्साहित करना कि वो कौन से विषय में अच्छे हैं, और तो उसकी उन्हें वैल्यू करनी है। इस तरीके से सारे बच्चे कक्षा में वैल्यूएबल फील करेंगे। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके टेस्ट में भिन्नता के कारण है, तो मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में या फिर परावर्तकता स्तर में। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो अकेले पढ़ना चाहता है, जो सुरेश है वो अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि जो मदन है वो अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप स्टडी करना चाहता है, वो ग्रुप में पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, यही पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण प्रत्येक विद्यार्थी की जो रुचियां होती हैं, उनकी मनोवृत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये क्या है, लर्निंग स्टाइल है दोनों की। वो कोई अकेले एक कमरे में बैठ के सीख रहा है और कोई 4 लोगों के साथ सीख रहा है। तो ये क्या है, ये अलग अलग उनकी अपनी उस विषय को पढ़ने की या फिर उस विषय को सीखने की अपनी अलग अलग क्या है, लर्निंग स्टाइल है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिगम शैली में दोनों के लर्निंग स्टाइल में क्या है, डिफरेंस है। कोई अकेले लर्न कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, कोई समूह में लर्न कर रहा है। तो लर्निंग स्टाइल क्या है, दोनों की डिफरेंस है। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है क्योंकि दोनों क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न है और सभी व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि सबकी रुचियां, सबकी बुद्धि, सबकी अधिगम शैली, सबके अवधान, सबके अटेंशन, यानी कि किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से ये सब चीजें क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल अलग अलग है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, क्लास 1 और 2 के बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर बहुभाषिक कक्षा है, यहाँ पर मतलब ऐसी कक्षा है शिक्षक की जिसमें
बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो अगर बच्चे अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं तो उनको हम दंडित नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि बच्चे भी क्लास 1 और 2 के, उन्होंने स्कूल आना अभी जल्दी जल्दी शुरू किया है। फिर विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा सकती है। तो ये भी गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि बच्चा स्कूल में सीखने ही आना, जो उसको नहीं आएगा वो यहाँ आकर के सीखेगा ही, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। फिर भी हम नीचे देख लेते हैं, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 ही है। टीचर को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। टीचर को पूरा बच्चों को एकदम छूट दे देनी चाहिए, पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे सभी भाषाओं में आप लोग बोलो और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे ही विभिन्न भाषाएं हैं उनको भी सीखेंगे। इस तरीके से बहुभाषी कक्षा होगी तो बहुत सारी भाषाएं दूसरे बच्चे भी सीख लेंगे जो उन्हें नहीं आती है। तो यहाँ पर शिक्षक को सभी भाषाओं का रिस्पेक्ट करना है, सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी है और बच्चों को इनकरेज करना है उन भाषाओं में कम्युनिकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक स्तर की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से दोस्तों अभिप्राय जो है वो है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। Which one of the following is most appropriate statement? तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है कि जो जनसंचार माध्यम है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार के साधनों में आज हम सभी के पास क्या है? मोबाइल है, और इससे हम बहुत सारी सूचनाएं क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। इससे हम पढ़ाई भी करते हैं और आसपास दुनिया में हमारी क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें पता रहता है। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या सही कहा गया जनसंचार के माध्यम के बारे में? इसके अलावा टीवी, रेडियो, ये सब तो जनसंचार के माध्यम है ही। अब देखिए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मीडिया इज ए वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट, यानी कि चीजों का क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए और उनको बेचने के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जनसंचार माध्यम पर हम चीजों को खरीदते और बेचते हैं या और प्रचार करते हैं। फिर है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो पूरा गलत है कि केवल समाजीकरण बच्चे के माता पिता और परिवार द्वारा ही नहीं किया जाता है, वो अपने आसपास के लोगों से सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है। तो ये भी गलत है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स, और ये बिल्कुल सही है। जनसंचार जो माध्यम है इसकी पहुंच क्या है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। छोटे बच्चे भी आप देखो अपने आसपास मोबाइल चलाते हैं और वो क्या देखते हैं उसमें? वो अपनी रुचियों के अनुसार, अगर उसको कार्टून पसंद है तो वो बच्चा कार्टून ही देखेगा, अपनी रुचियों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार वो चीजों को देखते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं? वो उन्हीं से प्रभावित होकर के अपने आगे की चीजों को वो करते भी हैं। और यहाँ पर ऑप्शन 4 भी देखते हैं, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे मोबाइल खोल करके देखते हैं आप लोग के सामने ही और उससे समझते भी हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चे केवल क्लासरूम में ही सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि इस प्रश्न के विषय में
कौन सा सही नहीं है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो बच्चे कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे बहुत सारी जगहों पर जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वहां पर वो सीखते हैं, चाहे वो अपना घर हो, परिवार, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, उसकी मित्र मंडली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग strategies should a primary teacher adopt to motivate her students? तो जो क्लास 1 to 5 के टीचर हैं वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे मोटिवेट फील करें, हमेशा कक्षा में वो मोटिवेट फील करें, वो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहें। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने की स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पर तो कंपटीशन की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया कि अंक की बात हो रही है केवल। फिर है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, यानी कि हेल्प चिल्ड्रन टू सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम। तो बच्चे का जिस भी चीज में रुचि है, जिस विषय में रुचि है, उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना है और उसे पाने के लिए बच्चों की सहायता भी करनी है। ठीक है। और पूरी कक्षा के, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 में कह रहा पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आंकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं, कठोर मानदंड यहाँ पर अगर हम अपनाएंगे बहुत टफ चीजें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है। बच्चों की हेल्प करेंगे उनकी रुचियों के अनुसार, वो जिस भी विषय में अच्छे हैं उनके लक्ष्य को निर्धारित करने में और उसे पाने में उनकी हम सहायता करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल? तो आप सभी को पता है कि बच्चे का जो सामाजिकरण है वो कहाँ से शुरू होता है? वो उसके परिवार से ही शुरू होता है। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर परिवार या फैमिली। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। बच्चों को जब हम ग्रुप वर्क देते हैं तो हम ग्रुप वर्क देने का हमारा मकसद क्या होता है, उसके पीछे हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है? इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, यानी कि टीचर का काम कम हो जाता है, इसलिए टीचर बच्चों को समूह में कार्य देते हैं, ये तो गलत है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देना, तो ये तो गलत है एक तरीके से। इस तरीके से तो बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा हो जाएगा दूसरे के प्रति। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। फिर है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से सीखते हैं। जब ग्रुप स्टडी होती है तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, या ग्रुप में वो कोई काम कर रहे होते तो एक दूसरे से क्या करते हैं, सहयोग लेते हैं, सीखते हैं एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, ये सब ग्रुप में ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है। तो परस्पर सहायता करना, एक दूसरे से सीखना, ये सब हो पाता है ग्रुप में। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है बच्चे को, जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे कि वॉज लिखा हुआ तो इसको वो उसको इस तरीके से देख रहा है, तो ये पठन विकार है। ठीक है। इससे ग्रस्त एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे में रीडिंग एबिलिटी क्या है, कम है, वो पढ़ नहीं पा रहा है सही से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और आपके लिए अच्छी वीडियोस ऐसे ही लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर हम कराते रहेंगे। तो चैनल से पढ़ने रहिए, सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपको सारे विषयों की वीडियोस तो मिलेंगी ही, पीडीएफ भी वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।